आज सुनिए मधुरिमा प्रसाद जी की लिखी कहानी कर्ज। ठाएं ठुई धाएं धाएं, कहीं धुआं कहीं खून, कहीं लाशें, कहीं चोटिल होकर गिरे पड़े लोग, भागते बच्चे, अस्मत बचाती छुपती छुपाती औरतें और लड़कियां, दुकानों के खटाखट गिरते बंद होते शटर और दरवाजे, घरों की बंद खिड़कियों की दरारों से झांकते डरे सहमे लोग। दंगाई आए, भागो भागो, दंगाई आए का शोर चारों ओर। उन्हीं में से कुछ नौजवान शौदे ठाकुर गली की ओर मुड़ गए। रफीक दर्जी का घर ठाकुर गली में ही था। दंगाइयों ने रफीक का दरवाजा पीट पीट कर उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। रफीक को दरवाजे पर देखते ही बोले, कहाँ है, निकाल बाहर। रफीक के पेट में धकाधक दो घूंसे मारते हुए गुंडे मवाली सा दिखने वाला एक लड़का धड़धड़ाता हुआ उसके घर में घुस गया और फिर भीतर का सारा सामान उलट पुलट कर गदर सा मचाता हुआ बाहर निकलकर रफीक की कनपट्टी पर कट्टा सटाते हुए बोला, बताता है कि नहीं। रफीक का गला सूख गया था। उसके गले में आवाज नहीं थी। कैसे अपनी नाजों से पाली एक लौती बेटी को इन दरिंदों के हवाले कर दे, जिसमें जान रहते तक तो उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन मुखबिरी पूरी तरह से हो चुकी थी। उन दिनों दंगाइयों का काम ही था कि घरों में घुसकर नौजवान औरतों और लड़कियों को निकाल कर ले जाते या फिर सरे बाजार उनकी इज्जत को तार तार करके वहीं छोड़ जाते थे। इतना ही नहीं, अक्सर तो हत्या ही कर देते थे। रफीक की बेटी शकीला बला की खूबसूरत थी। कुछ लोगों की नजर उस पर बराबर बनी हुई थी। उन दिनों दंगों का माहौल था। बहाना होता था हिंदू मुस्लिम झगड़ों का, लेकिन आसपास के छुट नौजवान अपनी हवस पूरी करने का जुगाड़ भी बैठा ही लेते थे। माहौल की गर्माहट को देखते हुए रफीक ने काफी दिनों से शकीला को बाहर भेज रखा था। वह कभी कभी ही आती थी। अभी 2 दिन पहले ही वह आई थी। सुरक्षा की दृष्टि से रफीक ने उसे अपने पड़ोसी ठाकुर वेदांत सिंह के घर पर छोड़ रखा था। दोनों परिवारों में खून के रिश्तों से भी अधिक गहराई और अपनापन था। बाहर का शोर शराबा हल्ला गुल्ला सुनकर ठाकुर साहब बाहर निकल आए और बोले, क्या बात है भाई, ये शोर कैसा है? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? और वेदांत सिंह थगे से रह गए जब रफीक की कनपट्टी पर सटा हुआ कट्टा उनकी स्वयं की कनपट्टी पर सट गया। लड़का हिंदू था। बोला, क्यों रफीक मियाँ, निकालते हो बेटी को या खत्म करूं कहानी तुम्हारी इस सगे वाले की? बैसाखी के सहारे किसी तरह अपने को संभाले रफीक थर थर कांप रहा था। आसपास के कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सभी भौचक्के से खड़े थे। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहे क्या बोले। साफ दिखलाई पड़ने लगा था कि झगड़ा दंगाइयों का ना होकर व्यक्तिगत है। कोई कुछ समझ पाता कि तभी ठहरो, ठाकुर साहब की देहरी लांघते हुए काले रंग के बुरके में से छन कर आया एक दबा हुआ मध्यम सा नारी कंठ। मैं शकीला हूं। कट्टा लिए हुए लड़का एकदम से उस पर झपट पड़ा। बेटी, ये क्या किया तुमने? ठाकुर वेदांत सिंह और रफीक दोनों की एक साथ चीख निकल गई। रफीक की पत्नी फरीदा चक्कर खाकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उधर ठाकुर साहब के घर से भी रोने चीखने की आवाजें आने लगी। शकीला और सुनैना साथ साथ स्कूल जाया करती थी। सुनैना 10वीं में और शकीला 6ठी में। दोनों में बहनों से भी बढ़कर प्रेम था। उसी समय ठाकुर वेदांत सिंह पर दूरदीन का साया टूट पड़ा। आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो उठी। ट्रकों के कारोबार में जबरदस्त घाटा हो गया था। कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत थी। घर में पूंजी के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि रहन रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें ब्याज पर रुपया लेना पड़ा था। तकदीर ने फिर भी साथ न दिया और ब्याज की रकम भी अदा कर पाने के काबिल न रहे। अंजाम यह हुआ कि लेनदारों की धमकियां आने लगी। 3 साहूकारों से रुपया लिया था ठाकुर साहब ने। 3 के तीनों साहूकार इस स्तर तक गिर गए
कि उन लोगों ने आपस में मिलकर एक घृणित योजना बनाई और फिर प्रस्ताव ठाकुर साहब के सामने रखा। देखिए ठाकुर साहब, आपस की बात है, कुछ आप दबिए, कुछ हम दबते हैं। वेदांत को लगा कुछ समझौतापूर्ण बात होगी, सो बड़े हौसले के साथ बोले, हाँ हाँ कहिए ना। देखिए, आपको पैसा चाहिए था, हमने दिया। बदले में देने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, रहन रखने के लिए भी कुछ नहीं था, हमने माना। ब्याज समय पर देने की बात तय हुई थी, आप वह भी अदा नहीं कर पाए। मूल तो पड़ा है ही, क्यों, है ना सब सही? ठीक है, ठाकुर साहब बड़ी ही दबी टूटी आवाज में बोले। हाँ तो फिर अब आगे की बात हो जाए। दरअसल आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं और हमारे आपके आपस में बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब यह है कि मूल और ब्याज दोनों से आप चुटकियों में मुक्त हो जाएं। वेदांत सिंह की जागती आंखों में कोई अनोखा अद्भुत स्वप्न तैर उठा, सचमुच ही अनोखा और अद्भुत। लेकिन जल्द ही सपनों की दुनिया से वापस आ गए वेदांत। क्यों, ठीक है ना? तीनों साहूकारों में से एक ने कहा। लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे? वेदांत का कथन पूरा ना हो पाया था और एक कड़वा घिनौना सच तीर की भांति उनके कानों को भेदता हुआ कलेजे में जा चुभा। अरे वाह, इतनी बड़ी दौलत घर में रखकर कहते हो कि कुछ भी नहीं है। क्या सुनैना की कीमत कभी पहचानी है तुमने? क्रोध से लाल आंखें करके वेदांत ने मुक्का ताना ही था कि तीनों में से एक ने उनका हाथ पकड़ लिया। शांत शांत ठाकुर साहब, होश में आइए, गर्म होने से बात बिगड़ भी सकती है। दूसरा बोला, सिर्फ कुछ घंटों की ही तो बात है, जगह हम लोग बता देंगे, आप बेटी को वहां पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, जहां तक पर्देदारी का सवाल है, उस तरफ से आप पूरी तरह बेफिक्र रहिए। बात सिर्फ और सिर्फ हम चारों में ही रहेगी। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कहिए, है मंजूर? उसके बाद कुछ बाता बाती, तू मैं, तीनों लोगों के सामने अकेले वेदांत। गर्मा गर्मी सभी कुछ हुआ। ठाकुर साहब से ना बोलते बन रहा था, ना चुप रहते बन रहा था और ना ही सहते बन रहा था। अंत में, ठीक है ठाकुर साहब, हफ्ते भर की मोहलत ले लीजिए, सोचकर बताइएगा, वरना हम वसूलना तो जानते ही हैं। तिर्यक सी मुस्कान होठों पर बिखेरते हुए एक ने कहा। उस दिन के बाद से वेदांत अनमने से रहने लगे थे। कोई पूछता तो टाल जाते, पत्नी पूछती उसे भी कुछ कहकर समझा देते थे। एकाएक उन्हें अपने एक पुराने मित्र की याद आई। लगा उससे कुछ मदद मिल सकती है। अगले ही दिन वे आगरा के लिए रवाना हो गए। मित्र कहीं बाहर गया हुआ था, 2-4 दिन में आने वाला था। रुकने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मिली हुई मोहलत के हिसाब से हफ्ता भी पूरा होने वाला था, किंतु होनी अनहोनी कब किसी को दिखलाई पड़ी है। रात को वेदांत के वापस आने की संभावना थी। आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठाकुराइन ने दरवाजा खोला तो मुंह पर कपड़ा बांधे 3 लोग धड़ाधड़ कर घर में घुस आए। बचाओ बचाओ की आवाजों से घर गूंज उठा था। ठाकुराइन, सुनैना और बेटा रोहित तीनों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। तीनों की चीख दीवार के पार रफीक के कानों तक भी पहुंच गई। वह दौड़कर पहुंचा तो दरवाजा भीतर से बंद था। रफीक ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दरवाजे पर मारा तो भीतर से सिटकनी खुल गई। भीतर का दृश्य देखकर रफीक के होश उड़ गए। 3 दरिंदे और वह अकेला। 2 ने ठकुराइन और रोहित के गले पर छुरा रख छोड़ा था और तीसरा सुनैना पर काबू पाने के प्रयास में लगा हुआ था। सुनैना के सारे कपड़े फट चुके थे। रफीक को देखते ही एक ने ठकुराइन को छोड़कर रफीक पर हमला बोल दिया। रफीक के साथ हाथापाई हुई। रफीक ने भी अपनी भरसक उसे धूल चटाने से कोई कमी नहीं रखी, पर रफीक निहत्था था। उस दरिंदे ने झट से कमर में घोसा हुआ छुरा निकाल लिया और रफीक के पेट में भोंकना चाहा, पर वार सटक कर रफीक की जांघ को घायल कर गया। इस बीच ठकुराइन ने त्वरित बुद्धि से काम लिया। वो झट से ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर ले आई
और एक एक मुट्ठी तीनों की आंखों में झोंक दिया। तीनों बेहाल हो गए। मुंह पर बंधे हुए कपड़े भी खुल गए। ठकुराइन ने तीनों को पहचान लिया। वे तीनों वही साहूकार थे जिनसे कर्ज लिया हुआ था। सुनैना की इज्जत बच गई, पर रफीक की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। बहुत सारा खून बह गया था। आसपास वाले की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह वेदांत भी आगरा से वापस आ गए। रात को पहुंचने वाली उनकी ट्रेन सुबह पहुंची थी। सब कुछ जानकर बदहवास से वेदांत भागते हुए अस्पताल पहुंचे। रफीक बेहोश था। दवा इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर उसे गैंग्रीन हो गया। जान जाने तक की नौबत आ गई। वेदांत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी रफीक के इलाज में। उनके व्यवहार और सजनता के चलते बड़े से बड़े डॉक्टरों ने दिल लगाकर रफीक का इलाज किया। जान तो बच गई रफीक की, पर एक टांग काटनी पड़ी। उसका जीवन बेसाखी के साथ बंध कर रह गया। ठाकुर वेदांत सिंह रफीक के एहसान तले जीवन भर के लिए दब गए थे। उनके घर की इज्जत बचाने का एहसान, एक ऐसा कर्ज जिसको जान देकर भी वे चुका नहीं सकते थे। बचाओ बचाओ। रफीक की दर्दनाक चीख सुनकर वेदांत वर्तमान में लौट आए, जैसे बड़ी गहरी नींद से जागे हों। देखा, एक शोहदा बुरके में ढकी हुई शकीला को घसीटे लिए जा रहा है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जिसे जिधर जगह मिली भाग लिया। शकीला को घसीटता हुआ लड़का भी भाग खड़ा हुआ। फरीदा को होश आ चुका था। पुलिस पूछताछ में लगी हुई थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। फरीदा ने होश में आते ही दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। या अल्लाह, तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुझे उसने बचा लिया मेरी बच्ची। बच्ची नहीं बहन, बुर्का पलटते हुए ठकुराइन ने कहा और दोबारा फरीदे को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। उधर शकीला भी ठाकुर वेदांत सिंह के घर से निकल आई थी। सबकी आंखें ठकुराइन के इस कृत्य पर आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। सभी सोच में पड़ गए कि क्या कोई इतना बड़ा त्याग भी कर सकता है। वेदांत सिंह की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखलाई पड़ रही थी, जैसे वे बहुत बड़े कर्ज से मुक्त हो गए हों। उनकी धन्यवाद भरी दृष्टि पत्नी पर टिक कर रह गई थी। एकाएक रफीक और फरीदा ठकुराइन के पैरों पर गिर पड़े। ऐसा तो कोई वीरांगना ही कर सकती है।